कहानी शुरू होती है चार थीव से। फर्स्ट कैनिकॉल जो कि कैट बर्गलर होती है, यानी कि स्टेल्थ मोड पे जो चोरी करते हैं। सेकंड पोपाया जो कि इस ग्रुप का लीडर है। थर्ड जैम्पेनो इस ग्रुप में असिस्टेंट है। एंड फोर्थ स्विंगम एक कॉन वुमन होती है जिसका काम डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना होता है। अपेरेंटली इनका ग्रुप एक बहुत बड़ी हाइस्ट के बीच में होता है। इनका प्लान होता है लीसन गैलरी में से एक वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट को चुराना, जिसके लिए येनिकॉल को लीसन गैलरी के ओनर को सिड्यूस करना होता है। वही च्विंगम का काम होता है ओनर को डिस्ट्रैक्ट करना। सो प्लान के मुताबिक च्विंगम येनिकॉल की मॉम का रोल प्ले कर रही थी और उसका काम होता है ओनर को उलझाना और बेसिक सिक्योरिटी सिस्टम को हैंडीकैप बनाना, जो कि उसे बखूबी करना आता है। मीनवेल जैम्पेनो की हेल्प से येनिकॉल बिल्डिंग के रूफ पे चढ़ जाती है और एयर डक्ट से होते हुए उस रूम में एंट्री ले लेती है जहां वो कीमती आर्टिफैक्ट रखा होता है। तो बहुत ही आसानी से वो ओरिजिनल आर्टिफैक्ट की जगह फेक आर्टिफैक्ट प्लेस कर देती है और समय रहते हुए वापस से उसी रूम में आ जाती है जहां ओनर उसे छोड़ गया था। अब चूंकि च्विंगम ने लेजर सिस्टम को ब्लॉक करने के लिए उस पे गम चिपकाया था, इसलिए थोड़े टाइम बाद अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ओनर जल्दी जल्दी अपने प्राइवेट रूम में पहुंचता है ये चेक करने के लिए कि अलार्म क्यों बजा था, और जैसे ही उसे फेक आर्टिफैक्ट और गम मिलता है उसका पहला शक येनिकॉल की मॉम पे ही जाता है। तो वो सिक्योरिटी को कहता है उनका बैग चेक करने को, बट उनके बैग में कुछ नहीं मिलता क्योंकि येनिकॉल ने पहले ही वो आर्टिफैक्ट पोपाई को दे दिया था। तो अल्टीमेटली इनकी हाइस्ट सक्सेसफुल रहती है। पोपाई अपनी टीम को अपने अड्डे पर असेंबल करता है, तभी वहां एक फैमिलियर डिटेक्टिव आ जाता है जो कि रीसेंट हाइस्ट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। उसे पोपाई और उसकी टीम के ऊपर पूरा शक होता है, बट कोई सॉलिड प्रूफ ना होने के कारण वो पोपाई को बस एक वार्निंग देके चला जाता है। इस पर पोपाई अपनी टीम को कहता है उन्हें अब कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा क्योंकि कोरिया में अब पुलिस की उन पे नजर है। इसलिए पोपाई डिसाइड करता है मास्टर थीफ मकाओ पार्क को ज्वाइन करने का, जो कि अभी फिलहाल चाइना में चोरी करने का प्लान बना रहे होते हैं। इसी बीच पिक्चर में फिफ्थ मेंबर पेप्सी का इंट्रोडक्शन होता है जो कि पोपाई की काइम पार्टनर हुआ करती थी। असल में पेप्सी एक लॉक ब्रेकर हुआ करती थी, लेकिन पास्ट में एक थेफ्ट के जुर्म में उसे अरेस्ट कर लिया गया था। अगले दिन पेप्सी भी रिहा होके पोपाई की टीम को ज्वाइन कर लेती है। एक्चुअली मकाओ पार्क से पेप्सी और पोपाई की पुरानी दुश्मनी है, इसलिए भले ही वे दोनों मकाओ के साथ काम करने वाले होते हैं, बट उनका प्लान कुछ और ही होता है। तो टोटल 5 लोगों की टीम चाइना के मकाओ शहर पहुंच जाती है। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, इस मूवी में मकाओ एक सिटी का नाम भी है और एक कैरेक्टर का भी। वहां मकाओ पार्क ने भी अपनी चाइनीज थीव्स की टीम्स रेडी कर रखी होती है। तो मकाओ की टीम का इंट्रो कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट जूली जो कि एक सेफ क्रैकर होती है जस्ट लाइक पेप्सी। सेकंड एंड्रयू और जॉनी सॉर्ट ऑफ गनमैन होते हैं जिनका काम होता है लोगों को डराना और धमकाना। एंड द थर्ड मिस्टर चैन जिसे कि कॉन मैन से इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो एक प्री बुक्ड होटल में चाइनीज टीम और कोरियन टीम का क्लैश होता है। मकाओ पार्क इस बात से नाखुश होता है कि पेप्सी भी इस मिशन में उनके साथ है। वो पोपाई को कहता है शी इज नॉट सपोज टू ज्वाइन अस, बट लास्ट में डिसीजन यही होता है कि पेप्सी भी टीम में शामिल रहेगी। टोटल 10 लोगों की टीम तैयार हो जाती है इस मैसिव हाइस्ट को अंजाम देने के लिए। मकाओ पार्क के प्लान के अकॉर्डिंग उन्हें एक वैल्यूएबल डायमंड को चुराना है जो कि टिफनी नाम की ओल्ड लेडी के पोजेशन में है। फिर डायमंड हासिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेज होता है इस डायमंड को सेल करना। मकाओ पार्क बताता है कि इस डायमंड को खरीदना सभी की बस की बात नहीं है क्योंकि एक तो इसका दाम बहुत ज्यादा है और ऊपर से इसमें रिस्क भी बहुत है। सो दे प्लान टू सेल इट टू द क्राइम लॉर्ड ऑफ चाइना वे होंग। मजेदार बात तो ये होती है कि टिफनी मिस्टर वे होंग की मिस्ट्रेस होती है। टिफनी की स्टेप सिस्टर इस हाइस्ट में उनका साथ देती है। उसी की हेल्प से मकाओ पार्क ने ये पूरी हाइस्ट प्लान की थी। टिफनी की स्टेप सिस्टर बताती है कि टिफनी उस डायमंड को अपने कसिनो के 30th फ्लोर वाले पर्सनल रूम में रखती है और उस रूम में एंट्री सिर्फ और सिर्फ टिफनी ही ले सकती है क्योंकि उसकी हार्ट बीट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ सिंक होती है। हालांकि अफवाह ये होती है कि वो डायमंड कसिनो के अंडरग्राउंड वॉल्ट में रखा गया है। इस पर टिफनी स्टेप सिस्टर कहती है अगर ऐसा होता तो हाइस्ट पॉसिबल ही नहीं होती क्योंकि कसिनो के अंडरग्राउंड वॉल्ट में सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि वहां से डायमंड चुराना किसी की बस की बात है ही नहीं। मोर ओवर इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग 10 मिनट में पुलिस वहां पहुंच जाएगी तो इन्हें ये पूरी चोरी 10 मिनट के अंदर ही निपटानी पड़ेगी। सो कीपिंग इन माइंड ऑल द रिस्क, सभी लोग फिर भी इस हाइस्ट के लिए अग्रीड हो जाते हैं क्योंकि इनके इनाम की कीमत $20 मिलियन होती है। इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान जूली एक ट्रांसमीटर मकाओ पार्क के लाइटर में फिट कर देती है। हियर वी कम टू नो दैट जूली एक अंडरकवर कॉप होती है जिसने कि वे होंग को पकड़ने के फेर में इस हाइस्ट को ज्वाइन किया होता है। वेल सरप्राइजिंग फैक्ट्स का सिलसिला बस यही खत्म नहीं होता। फ्लैशबैक से पता चलता है कि कुछ साल पहले पोपाई, पेप्सी और मकाओ तीनों एक टीम थे। मकाओ और पेप्सी उस दौरान सॉर्ट ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, बट एक हाइस्ट के दौरान जब मकाओ केबल के थ्रू नीचे उतर रहा होता है उसी समय उसकी केबल टूट जाती है जिसकी वजह से पेप्सी थोड़ा घबरा जाती है और जल्दबाजी में अपना चेहरा कैमरा में शो कर देती है। नेक्स्ट डे पोपाई पेप्सी को बताता है कि मकाओ ने उन्हें धोखा दिया है और सारा गोल्ड लेके वो भाग गया है।
इस खबर से पेप्सी बहुत ज्यादा डिसहार्टेड हो जाती है और आउट ऑफ रिवेंज और सैडनेस शी हैपन टू किस पोपाय। आगे पुलिस को सीसीटीवी के जरिए पेप्सी के खिलाफ सबूत मिल जाता है और उसे जेल हो जाती है। सो फ्लैशबैक से इतना तो समझ आ गया है कि मकाओ एक भरोसेमंद इंसान नहीं है। पेप्सी और पोपाय का कुछ पर्सनल प्लानिंग चल रही होती है। उसी समय यानिकॉल चुपके से उनकी बातें सुनने लगती है और यानिकॉल को उनकी बातों से पता चलता है कि वे दोनों डायमंड का एक रेप्लिका बना रहे हैं ताकि सही समय आने पर वे रियल डायमंड को फेक डायमंड से रिप्लेस कर पाए और इस तरह उन लोगों का रिवेंज भी पूरा हो जाएगा और उनके मन को तसल्ली भी मिल जाएगी। यानिकॉल उनका सारा प्लान सुन लेती है बट अभी फिलहाल वो इस इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेती। नेक्स्ट डे हाइस्ट का रोड मैप मकाओ सबको समझाता है। प्लान को 3 हिस्सों में बांटा गया होता है। फर्स्ट स्टेप में मिस्टर चैन और च्विंगम को कसिनो में अपनी पहचान बनानी होती है। वे दोनों एक जापानीज कपल का रोल निभा रहे होते हैं जिनका मोटिव टिफनी को गैम्बलिंग में एंगेज रखना होता है। मीनवाइल जॉनी का काम होता है उन्हें असिस्ट करना। सेकंड स्टेप सर्वे ऑफ प्रेमाइसिस, जिसमें एंड्रयू, पोपाय, यानिकल और ज़ैम्पेनो को 30th फ्लोर की सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करना होता है। इसके लिए ज़ैम्पेनो को गे भी बनना पड़ता है। मीनवाइल पोपाय 30th फ्लोर की सिक्योरिटी सिस्टम का पूरा एनालिसिस कर लेता है। थर्ड स्टेप इज ब्राइबरी। इस स्टेप में एंड्रयू का काम एक कसिनो एम्प्लॉय को ब्राइब करना होता है और वो एम्प्लॉय इनकी हेल्प करता है गन सप्लाई करने में। वेल, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का फेस याद रखना दोस्तों, आगे चल के यही चेहरा कुछ धमाल मचाएगा। मीनवाइल जूली और पेप्सी को अपनी सेफ क्रैकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होता है। अभी तक सारी हैपनिंग्स एग्जैक्ट टू द प्लान ही हो रही होती है। इसी बीच एंड्रयू और जॉनी के मन में एक डाउट आ जाता है। उन्हें डर होता है कि मकाओ पार की डील क्रैक कर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि उनका बायर वे होंग एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल होता है। वैसे तो इस प्लान में रिस्क होता है बट सबसे बड़ा रिस्क होता है वे होंग से डील करना, क्योंकि वो बंदा फेमस होता है अपने एग्रेसिव नेचर के लिए। मिस्टर चैन, जो कि ऑलरेडी एक बार वे होंग के साथ डील कर चुके होते हैं, वो बताते हैं कि वे होंग इज द मैन ऑफ वर्ड्स। जो उसने कंडीशन रखी थी वो पत्थर की लकीर है। अगर सामने वाले बंदे ने उस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं किया तो उसकी मौत निश्चित है और ऐसा ही सेम मिस्टर चैन के साथ ऑलरेडी हो चुका है। जब उनके पार्टनर की वे होंग ने जान ले ली थी तो मिस्टर चैन एक अपना सेपरेट प्लान ही बनाते हैं। उनके प्लान के अकॉर्डिंग उन्हें डायमंड के मसले में पड़ना ही नहीं है। इसकी बजाय उन्हें टिफनी के सूटकेस को टारगेट बनाना चाहिए जो कि वो गैम्बलिंग करने के दौरान अपने पास रखती है। एंड्रयू और जॉनी इस प्लान में साथ देने को रेडी हो जाते हैं। अभी तक 10 लोगों की टीम में से ऑलरेडी 3 ग्रुप बट चुके होते हैं। जूलिया जहां एक अंडरकवर कॉप होती है जिसका मिशन वे होंग को अरेस्ट करना होता है, वहीं पोपाय और पेप्सी का प्लान तो मकाओ को धोखा देना होता है और वहीं मिस्टर चैन, एंड्रयू और जॉनी तो अपनी अलग ही प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब रह जाते हैं यानिकॉल और ज़ैम्पेनो, जिन्हें बस अपने काम से मतलब होता है। तो सारी बेसिक चेकलिस्ट पूरी करने के बाद अब हाइस्ट का लास्ट फेज शुरू होता है। यानिकॉल ज़ैम्पेनो की हेल्प से बहुत ही आसानी से टिफनी के प्राइवेट रूम में ब्रेक इन कर लेती है। वहीं मिस्टर चैन और च्विंगम ने टिफनी को गेम में पूरी तरह एंगेज कर रखा होता है। प्लान के मुताबिक एंड्रयू और जॉनी कंट्रोल रूम में कब्जा कर लेते हैं। मीनवाइल यानिकॉल की हेल्प से पोपाय, पेप्सी और जूली भी टिफनी के रूम में आसानी से एंट्री ले लेते हैं और मकाओ पूरी टीम को कसिनो के बाहर से ही कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। जब कंट्रोल रूम से सिक्योरिटी पर्सनल्स को कोई जवाब नहीं मिलता, उनका लीडर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, यानी कि पुलिस 10 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगी और 10 मिनट के भीतर ही इस मिशन को अंजाम देना है। पेप्सी जैसे ये पहला सेफ अनलॉक करती है, उसे वहां बस कुछ पैसे मिलते हैं, यानी कि डायमंड दूसरे सेफ में है जिसको जूलिया अनलॉक कर रही होती है। अब चूंकि जूलिया एक अंडरकवर कॉप होती है, इसलिए उसकी पुलिस टीम ऑलरेडी बाहर वैन में वेट कर रही होती है। सरप्राइज तो तब मिलता है जब एक लेडी उन्हें आके ट्रांसमीटर रिटर्न करती है जो कि जूलिया ने मकाओ के लाइटर में फिट किया होता है। कंक्लूजन, मकाओ को पहले से ही पता होता है कि जूलिया एक अंडरकवर कॉप है। एनीवे 10 मिनट बीतने वाले ही होते हैं, तब तक जूलिया ने दूसरा सेफ भी ओपन कर लिया होता है बट डायमंड उसमें भी नहीं होता। तो सवाल उठता है कि आखिर डायमंड है कहाँ। तभी सभी को मकाओ की तरफ से अपने फोन में एक मैसेज मिलता है, डायमंड को भूल जाओ और अपनी जान बचाओ। तो असल फैक्ट में ये है कि मकाओ ने सबको चकमा दिया होता है। ये हाइस्ट कभी उसकी रियल प्लान का बस एक हिस्सा होता है। वो ऑलरेडी एक बुड्ढे एम्प्लॉय की डिस्गाइज में रियल डायमंड को चुरा लेता है। एक्चुअली डायमंड कहीं और नहीं, कसिनो के अंडरग्राउंड वर्ल्ड में ही रखा होता है, बट वहाँ की टाइट सिक्योरिटी को पेनिट्रेट करना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए मकाओ ने ऐसी प्लानिंग की होती है कि इस फेक हाइस्ट से एक सीन क्रिएट होगा और पूरी सिक्योरिटी टीम उसी में इन्वॉल्व हो जाएगी और तभी मौका देख के वो डायमंड चुरा लेता है। और चूंकि सिक्योरिटी टीम को लगता है असल जो 30th फ्लोर पे है, इसलिए किसी को उस पर शक भी नहीं जाता। वहीं मकाओ को मास्टर थीव के नाम से जाना जाता था और इस इंसिडेंट के बाद ये नाम जस्टिफाइड भी हो जाता है। अब रही बात बाकी टीम की, तो एक एक करके सबको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, बट मिस्टर चैन और च्विंगम की कार चेजिंग के दौरान मौत हो जाती है। जूलिया तो पहले से ही पुलिस से बिलोंग करती थी, इसलिए वो बच जाती है। वही ज़ैम्पेनो यानिकॉल को बचाने के चक्कर में खुद को अरेस्ट करवा लेता है।
तो पुलिस वैन में पोपाय, एंड्रयू और पेप्सी को अरेस्ट करके ले जाया जा रहा होता है। उसी दौरान पोपाय और एंड्रयू के इन्वॉल्वमेंट से पुलिस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस वैन पानी में डूबने लगती है। सभी अपनी जान बचा के भाग जाते हैं, बट पेप्सी वहीं फंस जाती है। फिर थोड़ी देर बाद मकाओ आके उसकी जान बचा लेता है, बट बेहोश हो जाने की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं रहता। आगे चल के जब वो पोपाय से मिलती है तो वो उस पर गुस्सा होती है, क्योंकि वो उसे वहां पानी में मरने को छोड़ आया था। सो अब आखिर में बस 4 लोग ही आज़ाद हैं और जिंदा होते हैं। उनके पास बस एक ही क्लू होता है, टिफनी स्टेप सिस्टर, क्योंकि वही एक लॉटी कैरेक्टर है जिसने कि मकाओ के साथ ये प्लानिंग की होती है। तो टिफनी स्टेप सिस्टर को ट्रेस करने पे उन्हें पता चलता है कि वो इस समय बुसान के किसी होटल में है। मीनवाइल जूलिया अपनी पुलिस टीम के साथ मकाओ का पीछा कर रही होती है। फॉर सम रीजन मकाओ उन्हें खुद को ट्रैक करने दे रहा होता है। अगली मुठभेड़ शुरू होती है साउथ कोरिया के बुसान शहर में। पोपाय और टीम टिफनी स्टेप सिस्टर को बंदी बना लेते हैं। वहीं पता चलता है कि ये महिला तो बस एक कॉन आर्टिस्ट है जिसे कि मकाओ ने हायर किया होता है। फॉर नाउ लेट्स एड्रेस हर विद मिस वेरोनिका। तो मिस वेरोनिका को धमकी देने पे वो फाइनली सब कुछ बता देती है। मकाओ वे होंग से बुसान के ही एक होटल में डील करने वाला होता है, लेकिन उसने डायमंड कहाँ छुपा रखा है वो पता नहीं होता। इसलिए मिस वेरोनिका मकाओ से एक रेस्टोरेंट में मिलती है और कोशिश करती है पता लगाने की डायमंड कहाँ छुपाया है। इनकी सारी कॉन्वर्सेशन पोपाय, पेप्सी और यानिकॉल सुन रहे होते हैं और बातों ही बातों में मकाओ की पास्ट की बातें होने लग जाती है। वो बताता है कि गोल्ड हाइस्ट के दौरान उसकी केबल टूट गई थी और उसे काफी चोट लगी थी। उसके बाद वो अगली रात घायल अवस्था में घर पहुंचा था। तब वो देखता था कि पेप्सी और पोपाय किस कर रहे हैं। तो मकाओ को लगता था पोपाय और पेप्सी ने मिलकर उसे धोखा दिया है, इसलिए वो सारा गोल्ड लेके फरार हो जाता है। पेप्सी जैसी स्टोरी सुनती है उसे लगता है भाई ये तो भला मानुष है। कंक्लूजन ये निकलता है कि पोपाय ने केबल में खराबी की थी, जिससे कि मकाओ के साथ वो एक्सीडेंट हुआ था और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो भी पेप्सी को पसंद करता था। अब चूंकि पेप्सी को सारी सच्चाई का पता चल चुका होता है, इसलिए वो इस मिशन को अबैंडन कर देती है। मीनवाइल मकाओ को भी समझ आ जाता है कि मिस वेरोनिका ने उसे धोखा दिया है, बट वो घबराता नहीं है, बल्कि पोपाय को ओपन चैलेंज देता है कि जो करना है कर लो। यानिकॉल अपनी स्किल्स का यूज करके मकाओ के रूम से वो डायमंड चुरा लेती है और उसकी जगह फेक डायमंड रख देती है, जो कि पोपाय और पेप्सी ने उसे दिया था। उसी दौरान वे होंग भी अपनी टीम के साथ डील करने होटल में आ चुका होता है। उसके पास फुल गोले बारूद से लैस 10 बॉडीगार्ड की टीम होती है। वे होंग मकाओ से पूछता है तुम्हें यही होटल क्यों चुना। इस पे उसका जवाब रहता है शायद तुम भूल रहे हो, कई साल पहले तुम यहाँ ऑलरेडी एक डील कर चुके हो। फ्लैशबैक से पता चलता है कि ये उसी डील की बात कर रहा होता है जो कि मिस्टर चैन ने वे होंग के साथ की थी, जिसमें मिस्टर चैन के पार्टनर को वे होंग ने मार डाला था। मकाओ बताता है कि उसे उस डील में 2 थीव्स नहीं थे बल्कि 3 थीव्स थे। एक थीव बेड के नीचे छुपा हुआ था। और इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है वो तीसरा थीव मकाओ खुद होता है और जिस थीव को वे होंग ने मारा था वो मकाओ के पिताजी थे। तो जैसे कि वे होंग के बारे में अफवाह थी कि वो एक रूथलेस आदमी है, तो ये अफवाह सच थी। ये स्टोरी सुनने के बाद ही वॉज लाइक स्टोरी से मुझे क्या मतलब है, डायमंड तो ऑलरेडी मेरे पास है और तुम्हें अकेले मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तभी मकाओ बताता है कि चाइनीज पुलिस फोर्स, कोरियन पुलिस फोर्स और स्वाट टीम सभी रूम के बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं और ऐसा बोलते ही वो खिड़की से कूद के फरार हो जाता है। Conclusion is this was never a thief story, it was just a revenge story fully planned by मकाओ पार्क। अपने पिताजी के मौत के बाद ही उसने फैसला लिया होता है कि वे होंग से बदला लेने का, लेकिन वे होंग तक पहुंचने के लिए उसे कोई बड़ा काम करना जरूरी था। सो डायमंड हाइस्ट वाज जस्ट अ मीडियम टू रीच हिम। एनीवे यानिकॉल ने डायमंड चुरा लिया होता है, बट उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है, इसलिए वो विश्वास करके डायमंड पोपाय को दे देती है। डायमंड हाथ लगते ही पोपाय फरार हो जाता है। एंड्रयू उसको फॉलो करता है और फिर एक एक्सीडेंट में डायमंड गिर के टूट जाता है, यानी कि ये पर्टिकुलर डायमंड भी फेक था। तो असली डायमंड है कहाँ? मीन टाइम वे होंग के गुंडे लोगों ने मकाओ और पुलिस फोर्स दोनों के नाक में दम कर रखा होता है। बड़े ही तगड़े गुंडे होते हैं, पूरे होटल में तबाही का मंजर होता है। इसी सिचुएशन का फायदा उठा के यानिकॉल पुलिस को चकमा देके बच जाती है। एंड हियर वी कम टू नो यानिकॉल के पास ही ओरिजिनल डायमंड है। असल में जब पोपाय और पेप्सी डायमंड के रेप्लिका बनाने की बात कर रहे थे, यानिकॉल ने सारी बातें सुन ली होती है। ठीक उसी समय उसने एक और फेक डायमंड का ऑर्डर दिया होता है और यानिकॉल ने वही फेक डायमंड पोपाय को दे दिया था। इस तरह बंदरों की लड़ाई में बिल्ली बाजी मार गई। फाइनली जूलिया वे होंग को गोली मार देती है और उसका चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसी बीच मकाओ और पेप्सी भी बच के भाग निकलते हैं। सोल पहुंच के पेप्सी को पता चलता है कि यानिकॉल हांगकांग गई है डायमंड को सेल करने के लिए। यहाँ पे एक कोइंसिडेंस होता है, जिस बंदे को यानिकॉल डायमंड सेल करने वाली थी उसकी मुलाकात पेप्सी से हो जाती है। एंड इट टर्न्स आउट कि वो बंदा और कोई नहीं ली संग गैलरी का ओनर ही है, जिसे कि यानिकॉल ने पहली हाइस्ट में लूटा था। सो उस होटल में जहाँ डील होने वाली थी वहाँ पे पेप्सी यानिकॉल से मिलती है और उसे कहती है मैं तुम्हारे लिए एक बायर को खोज लिया है।
कॉल लिसंग गैलरी के ओनर को देखते ही स्विमिंग पूल में छुप जाती है और तभी पेप्सी को मकाओ का कॉल आता है। वो बताता है कि उसने येनिकॉल के होटल रूम से डायमंड चुरा लिया है। सो द मूवी एंड्स हियर। वेल वी कैन से दैट कि मकाओ ही इस फिल्म का मेन हीरो था, क्योंकि अल्टीमेटली डायमंड उसी के हाथ लगता है। सो गाइज होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार इंतजार किस चीज़ का कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और अगर आपको साइंस फिक्शन मूवीज़ पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल को विजिट करें, जहां हम माइंड बेंडिंग और साइंस फिक्शन मूवीज़ का स्टोरी ब्रेक डाउन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी थैंक यू सो मच गाइज।